हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज अपन ने स्टार्ट की है और जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने लिया है सबसे ज्यादा जिससे स्टूडेंट डरते हैं वही चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत या कहें जेनेटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन था वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। कुछ जो शब्द है वो मैंने आपको बताए थे। सबसे फर्स्ट तो वंशागति और विविधता का जो मतलब है वो अपन ने डिस्कस किया था कि इनका मतलब क्या है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उसे वंशागति और विविधता की बात करते हैं तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आने वाली जो असमानता है 100% सिमिलर कोई भी जीव नहीं होता है तो जो असमानता आ रही है वो विविधता यहां पर कहलाती है। उसके बाद में अपन ने कुछ शब्दों की बात की थी, मेन मेन जो शब्दावली उसके बारे में बात की थी, जैसे लक्षण क्या होता है, विशेषक क्या होता है, युग्म विकल्पी, जीन स्थान, प्रभावी और अप्रभावी, वन्य और उत्प्रेरित, सम युग्म की क्या होता है, विषम युग्म की क्या होता है, संकर, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, एफ का मतलब वहां पर अपन ने डिस्कस किया था जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, जीनोम और जीन पुल। तो ये जो आ, शब्द है वो अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। आई होप ये आपने देखा है कंप्लीट, और नहीं देखा तो वहां आप जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली है। अब आज के सेशन में अपन नेक्स्ट पार्ट यहां पर डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में मेंडल साहब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो विविधता की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, वापस से बता देता हूं, जो विविधता आती है किस प्रकार की प्रजनन में आती है। तो प्रजनन की जहां पर भी अपन बात करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सर प्रजनन। एक तो अपने पास होता है अलैंगिक और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक एंड अलैंगिक जो फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी ने इसे हटा दिया है, ठीक है। जहां पर भी लैंगिक प्रजनन होता है वहां पर जो वेरिएशन है, विविधता है, वो आपको देखने को मिलेगी। और जहां पर अलैंगिक प्रजनन होता है जो छोटे प्रकार के जीवों में मिलता है वहां पर किसी भी प्रकार की विविधता देखने को नहीं मिलती। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जो पेरेंट है या पैतृक है वो होता है और उसी से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो नया जीव एक से ही बना। तो यहां पर क्या होगा, कोई दूसरा जो जीव है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो इन्वॉल्व नहीं है तो जो पेरेंट है वो अपनी पुत्री कोशिकाओं से, पुत्री जो संतति जो जीव है उससे क्या होगा, समान होगा। और उसी समानता को बताने के लिए एक शब्द अपन यूज में लेते हैं, क्लोन। सुना होगा आप लोगों ने क्लोन, या जुड़वा मूवी तो देखी होगी, जो सेम सेम होते हैं। जबकि लैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं है, वहां जो जीव है एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। वहां पर क्या होता है, आपके पास क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। किसके बीच में देखने को मिलती है, समजात गुणसूत्रों के बीच में मिलती है, ठीक है। और समजात गुणसूत्र क्या है, एक जो गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से समान अगर होता है तो उसे अपन समजात गुणसूत्र कहते हैं। किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये कोशिका वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ते हैं। तो एक जो गुणसूत्र है वो मेल से आता है और दूसरा फीमेल से आता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं, जो समान होते हैं, और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसी की वजह से इनकी जो बनने वाली संतति होती है उसमें क्या आती है, विभिन्नता आती है। तो मानव को लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व ये ज्ञान हो चुका था कि विविधता का जो कारण है वो क्या है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा है। ये तो एक जनन की बात की, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो आपने सुना होगा उत्परिवर्तन, सुना होगा म्यूटेशन, या जिसे अपन बोलते हैं उत्परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तन भी क्या होते हैं, जो विविधता है उसका कारण बन सकते हैं। और जहां म्यूटेशन होता है तो वहां अपन ये नहीं बोलेंगे कि सर ये केवल लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में होगा या अलैंगिक में होगा। वो किसी भी जीव में हो सकता है क्योंकि वो अचानक होने वाला है, कोई फिक्स नहीं है। तो विविधता अलैंगिक प्रजनन करने वाले एक जीव में अगर आती है तो म्यूटेशन हो सकता है वहां पर। लेकिन लैंगिक में आती है तो जरूरी नहीं म्यूटेशन ही हो, वहां पर क्रॉसिंग और भी हो रहा है, जीन विनिमय हो रहा है, उसकी वजह से भी जो जीव है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य ने क्या किया, इसी प्रोसेस का फायदा उठाया पादप और जंतुओं की प्रकृति में, और जो लाभदायक लक्षण वाले जीव थे उसको उसने सेलेक्ट किया, उसके बीच में प्रजनन करवाया और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो लक्षण थे उस प्रकार के जीव को उसने प्राप्त किया। एक एग्जाम्पल है अपने पास पंजाब की शाहीवाल गाय, ठीक है। तो मनुष्य ने क्या किया था, जो पुरानी जंगली गाय थी उसका कृत्रिम उसने चयन किया था। बोले यार ये जो गाय है ये क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में दूध दे रही है,
ज्यादा मात्रा में, और कोई दूसरी गाय लिया या जो बेल लिया वो ज्यादा काम कर सकता था। अगर दूसरी गाय वाला जीन उसने लिया तो क्या कर सकता था कि उसमें पोषक तत्व ज्यादा थे। तो ऐसा कुछ उसने कृत्रिम चयन किया था, उसे पालतू बनाया और क्या क्या कर दिया, उससे उच्चतम जो उत्पाद है वो उसने प्राप्त किए थे। ठीक है, जैसे पंजाब की शाहीवाल गाय। तो ये हमें मानना ही पड़ता है कि अपने पूर्वजों को क्या था, वंशागति और विविधता का तो ज्ञान था, लेकिन जो घटनाएं कौन कौन सी थी उसका वैज्ञानिक आधार के बारे में उसको ना के बराबर जानकारी थी। तो ये बात अपन को माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट अपन को यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर होंगे? ये एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है मेंडल साहब, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट तो ये क्या है, वंशागति के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे अपन कहते हैं, इन्हें अपन कहते हैं, थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी ना यार। अब सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। अब कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ या किस किस रूप में उन्होंने काम किया, वो कुछ भी काम की बातें नहीं है। ठीक है, पादरी बने या इनका फिजिक्स में इंटरेस्ट था या मैथ्स में इंटरेस्ट था, वो क्वेश्चन नहीं पूछता बोर्ड्स में या नीट में, किसी में भी नहीं पूछता। आपको ये ध्यान में रखना 1822 से 1884 के बीच में इनका जीवन काल था। वंशागति का जनक इन्हें अपन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट यही एक इकलौते इंसान थे जिन्होंने ऐसा बताया था कि लक्षण जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। तो ये रहे अपने पास मेंडल साहब। थोड़ा इमेज मैंने लिया ताकि ज्यादा अच्छे से आपको याद रहे। ठीक है, सुनने के साथ साथ देखने से भी बहुत सारी चीज याद होती है, जैसे मूवीज में जाते हैं तो वहां पर विजुअल्स चल रहे होते हैं सारे, तो एक बार में देखने से मूवी याद हो जाती है। लेकिन मास्टर साहब जो है, टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, देख तो उसको भी रहे, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आता, याद नहीं होता है। तो इसीलिए इनकी इमेज यहाँ पर थोड़ी सी ले ली मैंने। अब मेंडल साहब ने जो काम किया था वो 7 साल तक किया था। कितने साल तक किया था? 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी मैथ्स और फिजिक्स बहुत बढ़िया थी, इन्होंने कैलकुलेशन वगैरह की काफी। और जिस पादप पे किया था वो तो मटर है ही, आपको पता है, पाइजम सेटाइवम इसका नाम था साइंटिफिक। मेंडल साहब ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसको क्यों चुना था उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे, लेकिन वो आगे। बात यह है कि इनको जो वंशागति के जनक अपन कहते हैं, इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके 2 साल बाद जो प्रयोग किए थे उसके 2 साल बाद इन्होंने क्या किया था, अपना जो भी इन्होंने वर्क किया था उसको पब्लिश किया था। लेकिन उस टाइम ज्यादा पता नहीं चला लोगों को इनके बारे में, और 1884 में इनकी डेथ हो गई बिना इनके कार्यों की सराहना किए हुए। पता ही नहीं चला कि इतना बहुत कुछ ये करके चले गए। इनकी डेथ हो गई 1884 में, 1884 में। उसके 16 साल बाद में, मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद में क्या हुआ, 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से इनकी जो कार्य थे उसकी रीडिस्कवरी की थी, वापस से इसकी खोजबीन की। तब पता चला यार, भाई साहब जिन्हें आप साधारण सा आदमी मान रहे थे वो बहुत कुछ छोड़ के गए अपने लिए। और वो कौन है? मेंडल साहब। तो इतने साल तक इन्होंने जो स्टडी की थी, इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो अननोन रहे, वो ज्ञात नहीं हुए उसके पीछे क्या क्या कारण था। उसके बारे में थोड़ी सी अपन यहां पर बात कर लेते। तो मेंडल के जो कार्य थे उसकी खोज, पुनः खोज जो की थी वो किस किसने की थी? 3 वैज्ञानिक थे। अब 1884 में उनकी डेथ हो गई है, और उनकी डेथ के 16 साल बाद आपको ध्यान में रखना है, कितने? 16 साल बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि मिल करके यार आ जाओ तीनों अपन साथ में काम करते हैं, नहीं, स्वतंत्र रूप से उन्होंने क्या किया, जो मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत उन्होंने दिए थे उसके बारे में वापस से खोज की थी। और ये 3 साइंटिस्ट ये रहे अपने पास, ह्यूगो डीवरिज, कोल कॉरेंस एंड एच वॉन शेलमर। ठीक है, कंट्री तो आप याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है किस जगह से बिलोंग करते हो। हॉलैंड के थे ह्यूगो डीवरिज, एच से एच आप याद रख सकते हैं, नहीं, है से है, हॉलैंड से ह्यूगो डीवरिज आप ध्यान रख सकते हैं। जर्मनी के है कार्ल करेंस, और ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमार्क। ये तीनों जो वैज्ञानिक है देख सकते हैं, हस्ट पुस्ट बढ़िया से दिखने वाले। आज के वैज्ञानिक तो कैसे होते हैं, बिल्कुल मासूम थे, लगते ही नहीं है वैज्ञानिक है, नहीं। तो इन तीनों ने सन 1900 में क्या किया था, मेंडल के जो कार्य थे उसकी पुनः खोज की थी।
और फिर बताया कि मेंडल साहब ने क्या क्या करके गए, मेंडल साहब अपने लिए। ठीक है, आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी केवल परिचय चल रहा है इसीलिए ये बातें बताई जा रही है। अब जो मेंडल साहब थे, उनके जो कार्य थे, मेंडल साहब के जो कार्य थे, उन्होंने जो वर्क किया था वो ज्यादा ज्ञान में नहीं आया था, सराहना नहीं की गई, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये फटाफट से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मजेदार है इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, एक सोसाइटी थी जिसमें मेंडल के जो कार्य थे वो प्रकाशित हुए थे। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे पेपर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उस समय ये था, लेकिन इसका सीमित प्रसार था, ज्यादा लोगों तक ये जाता नहीं था। इसीलिए लगभग 34 वर्षों तक इनका कार्य किसी ने देखा नहीं, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज के टाइम में क्या, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन पीडीएफ मिल रही है, ऑनलाइन मिल रहा है, यूट्यूब, गूगल, एक्स वाई जेड जो भी है, उस पर सीधा पब्लिश हो रहा है, तो हाथों हाथ से लोग बाग उसको देख लेते हैं। तो उस समय ऐसा था नहीं। सेकंड जो रीजन था कि वे अपने निष्कर्षों के सार्वभौमिक होने के बारे में खुद को आश्वस्त नहीं कर सके। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था खुद पर उनको थोड़ा सा कम भरोसा था, इसीलिए भी एक रीजन था। ठीक है, क्योंकि जो मेंडल थे, नेगेली के सुझाव पर किए गए हॉकविड या हिरेशियम पर, एक दूसरे जो नेगेली वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके परिणाम सेम जो मटर पर जो उन्होंने किया था और उस पर जो किया था वो सेम नहीं लेके आ पाए थे। इसी वजह से क्या हुआ था, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, बोले यार क्या किया जाए। तीसरा, उनके व्यक्तित्व में आक्रामकता का भाव था, वो सीधे साधे इंसान थे बेचारे। नहीं, इन तीनों को अपन देखें और मेंडल साहब को अगर देखें तो सीधे साधे दिख रहे हैं अपन को, तो वो सीधे साधे थे, आक्रामकता का भाव था, जैसा उनको बोल दिया गया वैसा मान लेते थे। और साथ साथ में एक रीजन ये भी था कि डार्विनवाद बहुत चल रहा था उस समय, विकासवाद का सिद्धांत जिसे उद्विकास में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय वैज्ञानिक जो थे उन्हीं के पीछे चल रहे थे सारे के सारे, बोले बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, जबकि मेंडल साहब के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था। वहां जो मेंडल साहब ने बताया था कि विभिन्न लक्षणों के लिए स्थिर असंबद्ध असतत इकाई या कारकों की अवधारणा, एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है कि जो भी लक्षण है उसको निर्धारित करने की जो इकाई होती है वो कारक होते हैं, मेंडल साहब ने ऐसा बोला था। और कुछ समय बाद में जॉनसन साहब आए थे, उन्होंने इन कारकों को क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया था। ठीक है, तो ये कारकों की जो अवधारणा थी वो भी समझ में नहीं आई लोगों को, बोले यार ये तो इनविजिबल है, अदृश्य, अपन को दिख नहीं रहा है, वो तो अंदर है, जीन की बात करें कैसे अपन को दिखेगा। और जो मेंडल के निष्कर्ष उस समय से बहुत आगे थे, फ्यूचर में चल रहे थे मेंडल साहब एक तरह से। और उनकी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैथ्स और जो फिजिक्स थी बढ़िया स्ट्रॉन्ग थी, तो सांख्यिकी थी, संख्या के आधार पर गणित के तर्क उन्होंने दिए थे। तो बाकी वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार जीव विज्ञान के अंदर ये गणित कैसे लेके आ रहे हो, संख्या कैसे लेके आ रहे हो, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। वो भी एक रीजन था जिससे, क्योंकि सभी की मैथ अच्छी थोड़ी होती है, आपकी और मेरी मैथ अच्छी नहीं है, इसीलिए तो अपन बायो स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। नहीं, पढ़ाने वाला कभी वो अगर कहता है कि मैं इसका बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, ये हूं, वो तो फिर काम नहीं चलता, हमेशा सीखते रहना चाहिए तो स्टूडेंट है। और सबसे लास्ट में, कारकों के अस्तित्व या जिस सामग्री से वो बने उसके अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, जीन को निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता था कि ये जीन ऐसा है जो लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे वो अपन ने डिस्कस किए हैं मेंडल साहब के बारे में। अब जो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे तो अपना जो प्रॉपरली चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो एक संकर है, द्विसंकर है, जो सिद्धांत उन्होंने दिए या जो भी प्रिंसिपल्स थे मंडल साहब के, यहां से अपना एक एक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये सेशन भी काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, इसको देखिएगा, मजेदार है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।